दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मार्च 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, प्रमोशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं तो केडीवी लाइव के माध्यम से ये काम आसानी से कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा जो नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप केडीवी लाइव को फ़ोन करें और अपने बिजनेस को प्रचार करने के करें केडीवी लाइव के माध्यम से। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या की जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार हिंदी बोलने वाले लोगों को चुन चुन करके पीटा मारा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। जी हाँ, 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है तमिलनाडु में बिहारी 10 लोगों का। अभी भी 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। जहाँ हिंदी भाषी लोग वहां से जान बचा करके भागने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में भी जगह नहीं मिल रही है। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं वे कमरों में कैद है। लोगों ने काम पर जाना बंद कर दिया है। जी हाँ, मिली जानकारी के अनुसार वहां के स्थानीय लोगों में इस बात का गुस्सा है कि हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में आकर के कम दाम में मजदूरी करते हैं, जिससे वहां के लोगों में रोजगार का संकट देखा जा रहा है। जब कुछ दिन पहले त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा अब चेन्नई तक पहुंच गई है। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, दरभंगा, नवादा आदि के कई जिलों के लोग वहां पर मजदूरी का काम करते हैं। तमिलनाडु में काम कर रहे हिंदी भाषी लोगों ने वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मदद करने की गुहार लगाई है। वहीं बिहारी मजदूरों ने हिंसा का वीडियो भेज करके सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मदद की गुहार लगाई है। वहां फंसे हुए मजदूर वीडियो, फोटो भेज करके घटना की जानकारी अपने घर वालों को दे रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस मामले में बिहार विधानसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सदन के अंदर बाहर विरोध प्रदर्शन किया जब बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भोजपुरी गीत लोगों को तो खूब पसंद आते हैं, लेकिन इन गानों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगते हैं। भोजपुरी में अक्सर जातियों को लेकर के गाने गाए जाते हैं। चोली लहंगा शब्द इस्तेमाल करके डबल मीनिंग वाले गाने गाए जाते हैं। इसे लेकर के काफी बवाल मचता है। कुछ गानों में तो काफी अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन गानों को लेकर के अब सियासी गलियारों में भी हलचल है। जी हाँ, बिहार विधानसभा के बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान भोजपुरी के अश्लील गाने का मुद्दा सदन में भी उठाया गया है। बुधवार को कांग्रेस की एक विधायिका ने यह मुद्दा सदन में उठाया है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म और फिर भोजपुरी एल्बम में अश्लीलता को लेकर के बिहार विधानसभा में एक महिला विधायक ने इस मुद्दे को ध्यान आकर्षण में लाया है। जब कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने सरकार से सवाल पूछा था कि जिस तरीके से अश्लील गीत बनाए जा रहे हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है। जब भोजपुरी गायक अश्लीलता की हद पार करते हुए भोजपुरी गीत गा रहे हैं जिसे समाज और परिवार के साथ सुनना शर्मिंदगी की बात की गई है। जब महिला विधायक ने पूरी प्राथमिकता के साथ इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया है कि इस मुद्दे को लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 20 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का वादा सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। विपक्षी दल बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर के महागठबंधन की सरकार पर हमलावर बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सदन के भीतर सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश कर रही है। जब बीजेपी ने कहा कि नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार के युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार के युवाओं को ठगने का काम कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार को बेनकाब करके दम लेगी। जहां सम्राट चौधरी ने कहा कि 2014 में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार की सरकार ने 13,000 लोगों को वैकेंसी निकाली, लेकिन महागठबंधन की सरकार ने वैकेंसी पर बहाली नहीं हुई। जब एनडीए की सरकार बनी तो फिर 11,000 लोगों की बहाली हुई। पूरे बिहार में होमगार्ड के लिए 28,000 युवाओं का प्रशिक्षण हुआ और सभी प्रक्रिया को पूरा किया गया, लेकिन 28,000 में से मात्र 14,000 बहाली के लिए सरकार दोहरा रही है।
दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास दर देश में सबसे अधिक 10% से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो फिर बिहार बहुत आगे चला जाएगा। जब उन्होंने कहा कि अगर दर्जा मिल जाए तो फिर बहुत लाभ होगा, इसमें केंद्र की योजना में कम पैसा लगेगा। आपको बता दो कि पिछले कुछ हफ्तों में बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान गई, जिसे लेकर के जब सदन में सवाल उठाया गया तो फिर नीतीश कुमार ने कहा कि जो लोग जहरीला शराब पी करके मर रहे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि शराब मत पियो, लोग फिर भी शराब पी रहे हैं और मर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, परिवार में कोई मर गया तो फिर बताना चाहिए कि शराब से क्या नुकसान है। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान बीजेपी विधायकों ने गलवान के शहीद के पिता की गिरफ्तारी का मामला उठाया है और वॉकआउट किया। जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सवाल पर नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फोन किया था, जहां हमने अधिकारियों को कहा कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जाँच हो रही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि कुछ ही दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान योजना की 13वीं किस्त जारी की है। इसके तहत सरकार ने 8 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। योजना की 13वीं किस्त जारी होने के बाद कई लाभार्थियों ने किस्त के पैसे नहीं मिलने की शिकायत दर्ज करवाई है। अगर आप भी उन किसानों में हैं जिनके खाते में 2,000 रुपये की राशि जमा नहीं हुई है तो फिर परेशानी की कोई भी बात नहीं है। अगर आप योजना के लाभार्थी हैं तो फिर अभी भी आपको 13वीं किस्त का पैसा मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते समय गलत जानकारी भरना, अपना एड्रेस गलत भरना, गलत बैंक खाता या फिर NPCI में आधार सीडिंग नहीं होना, eKYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं करना और भी कई तरह के अन्य वजहों से योजना की किस्त रुक सकती है। इस बारे में आप अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर के फार्मर कॉर्नर से ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। पीएम किसान योजना 2023 लाभार्थियों की सूची नाम चेक करने का अगर तरीका के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। उसके बाद स्टेप 2 को फॉलो करें। स्टेप 2 में है होम पेज पर उपलब्ध बेनिफिशियरी स्टेटस टैब पर क्लिक करें। स्टेप 3 के बारे में बात करें तो अब अपना आधार संख्या, खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर भरें। स्टेप 4 के बारे में बात किया जाए तो फिर गेट डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद स्टेप 5 में आपके सामने लाभार्थी सूची खुल जाएगी, आप अपना डेटा देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में अपने अलग अंदाज के साथ छात्रों को पढ़ाने के कारण मशहूर हो चुकी पटना के खानसर की कोचिंग सेंटर में बीते बुधवार को तोड़फोड़ की घटना हुई है। बताया जाता है कि अंबेडकर हॉल में करीब 20 छात्रों ने कदम कुआं के किसान कोल्ड स्टोरेज परिसर में स्थित खानसर सेंटर, रिसर्च सेंटर और फिर ज्ञान बिंदु GS कोचिंग संस्थान में जम करके उत्पात मचाया है। इस दौरान उपद्रवी छात्रों ने दोनों सेंटर पर पथराव और तोड़फोड़ भी की है। छात्रों ने सेंटर में क्लास और कार्यालय में घुस करके टीवी, बेंच और अन्य सामग्री को तोड़ दिया और CCTV कैमरा उखाड़ करके ले गए। इसके विरोध में कोचिंग संस्थान के सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर गए और पुलिस के खिलाफ जम करके नारेबाजी करने लगे। जहां वे घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इससे करीब 2 घंटे तक सड़क पर परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलते ही कदम कुआं, पीर बहोर और फिर गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंच गई और फिर पुलिस के समझाने के बाद आक्रोशित कोचिंग छात्र सड़क से हटे। दोस्तों बात करेंगे कि मौसम में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र में मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहां हर वार्ड में खाली पड़े पलटों और फिर ढक्कन बंद नालों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जहां स्थानीय लोगों ने नगर प्रशासन से कचरे की साफ सफाई करा करके दवा छिड़काव कराने की मांग की है। बुद्धिजीवियों का कहना है कि नप प्रशासन जल्द छिड़काव कराए तो फिर डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों में अभी बिना ढक्कन वाले नाले मौजूद हैं। जी हाँ, वहीं नाला सफाई के क्रम में कई जगहों पर लगे नाले का ढक्कन टूट जाने से लोगों को मच्छरों के साथ साथ दुर्गंध का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमारी की चपेट में आने को लेकर के आशंकित रहते हैं। जहाँ गंदगी वाले जगहों के अलावे घरों में भी मच्छरों की संख्या में अचानक काफी बढ़ोतरी हो गई है। मच्छरों की संख्या बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। जब बाजार में मच्छरों की रोकथाम के लिए बने उत्पादकों की बिक्री भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे
जैसे मौसम में गर्माहट बढ़ेगी, मच्छरों की संख्या बढ़ती जाएगी और मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां भी प्रकोप दिखाएगी। इस समय सभी को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों बात करेंगे कि उत्पाद विभाग की टीम होली को लेकर के विशेष सतर्कता बरत रही है, जब फोकस शराब और की तस्करी और फिर बिक्री को लेकर के पूरी तरीके से रोकना है। इसको लेकर के एक विशेष टीम का गठन किया गया है, खास करके सीमांचल में या किशनगंज सीमांचल में विशेष टीम का गठन किया गया है शराब तस्करों को रोकने को लेकर के। 24 घंटे अलर्ट मोड पर रह करके सूचना संग्रहालय से लेकर के त्वरित कार्रवाई करेगी। उत्पाद अधीक्षक आदित्य कुमार ने इंस्पेक्टर ताहिर आलम के नेतृत्व में टीम का गठन किया है। टीम के लिए टास्क काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की सीमाएं बंगाल और फिर नेपाल से सटी है किशनगंज की सीमाएं। जी हाँ, लगातार कार्रवाई के बावजूद भी रोज शराब तस्करी की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सीपीएम विधायक महबूब आलम के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। जहां बिहार विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की शुरुआत होते ही बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने सीपीएम एमएलए महबूब आलम को जिन्ना की औलाद, लेनिन की औलाद, चाइना की औलाद और बांग्लादेशी की औलाद बताया है। दरअसल बजट सत्र के दूसरे दिन महबूब आलम ने बीजेपी नेताओं के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया था। मंगलवार को महबूब आलम ने कहा था कि बीजेपी के लोग गद्दारों की औलाद है। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो फिर ये लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। बीजेपी के लोग देशद्रोह की औलाद है, ये कहना था महबूब आलम का। सीपीएम एमएलए महबूब आलम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए उनके लिए भी असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया था। महबूब आलम जब विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे तब वहां बीजेपी का कोई विधायक मौजूद नहीं था। उस दौरान बीजेपी के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए थे। इसके बाद बुधवार को बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने महबूब आलम के बयानों का उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। संजय सरावगी जब सदन पहुंचे तब उन्होंने कहा कि कहां गया महबूब आलम, जिन्ना की औलाद। सदन में चीख चीख करके गले माले विधायक महबूब आलम को बीजेपी विधायक खोजने लगे और बोले ही कि कहां गया वो मीर जाफर की औलाद। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 72 साल के हो गए हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर से मंत्रियों और फिर नेताओं ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मैं उनके लंबे और फिर स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। पीएम मोदी की ओर से मिले बधाई संदेश का जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद एवं आभार। आपकी ओर से मिली शुभकामनाओं के लिए आपका नमन और फिर अभिनंदन। यहाँ नीतीश कुमार को बधाई देने वालों में जेडीयू पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और फिर बिहार की राजनीति के बड़े बड़े नेता भी शामिल है। जहाँ जदयू अध्यक्ष ललन सिंह और फिर मंत्री संजय झा ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है और फिर उनकी दीर्घायु होने की कामना की है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अपने अंदाज में सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी है और लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारे पुराने मित्र, छोटे भाई, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में महागठबंधन के महाजुटान के बाद विपक्ष के बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। यह महागठबंधन के बाद विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां हर कोई सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। बुधवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता करके महागठबंधन की रैली पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनके बयान के बाद बिहार में महागठबंधन के बाद चर्चा का विषय बन गया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महागठबंधन की रैली पर बड़ा आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया में हाल ही में महागठबंधन की रैली हुई, जिसमें तीनों दल के नेताओं ने जमकर के वसूली की और करोड़ों रुपए कमाया। सभी मंत्री यहां आकर के बैठे रहे, लेकिन 40,000 लोगों की भीड़ भी नहीं जुटा पाई। इस बार इनका महाजुटान विफल साबित होगा। जनता को भी पता है कि विकास कैसे होगा और कौन सी सरकार कराएगी। जहां पप्पू यादव ने कहा है कि बजट में आप 2,61,000 करोड़ रुपए देख रहे हो, लेकिन यहां से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। बजट के अंदर 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हो, ये बताएं कि यहाँ किसको ठग रहे हो। जनता तो अपनी ही है, कहीं और की तो नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार विशेष राज्य की बात कर रही है, हम भी सीमांचल के लिए विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। जब तक सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल का विकास नहीं होगा, तब तक बिहार का विकास कैसे होगा।
दोस्तों बात करेंगे कि चेन्नई में एक तरफ बिहारियों को निशाना बना करके उन पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु में सीएम स्टालिन का जन्मदिन मना रहे हैं, जहां उनके लिए प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं, लेकिन बिहारियों की रही दूरदर्शा पर कोई बात नहीं कर रही है। जब ये बात आरजेडी के विधायकों से पूछी गई तो फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। जहां राजद के बड़बोले विधायक सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की तरफ से ये कह दिया गया है कि तेजस्वी गए थे या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं महुआ विधायक ने इस सवाल पर पल्ला झाड़ दिया है। कृषि के मुद्दे पर खुल करके सीएम नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले राजद के रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह से जब तेजस्वी यादव के चेन्नई जाने और फिर वहां बिहारियों को निशाना बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने पेपर से पढ़ा है कि वहां बिहारियों को निशाना बनाया गया है। लेकिन जैसे ही बाद में तेजस्वी यादव के चेन्नई जाने की बात पर सवाल किया गया तो सुधाकर सिंह ने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते हैं कि कौन चेन्नई गया था और कौन नहीं। दोस्तों बात करेंगे कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। स्थानीय लोग धारदार हथियार से हमला कर रहे हैं, जिसमें अब तक 10 लोगों की जान चली गई है और 100 लोगों से ज्यादा की जख्मी हो गए हैं। पीड़ितों ने सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई है। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार की राजनीति में आए दिन बहुत कुछ देखने को मिलता है, जब विभिन्न पार्टी के नेता एक दूसरे को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर के बड़े संकेत दिए हैं। जब उन्होंने एक दफे कहा था कि बीजेपी के लोग उनके पास आकर के हाथ पैर जोड़ते हैं, उनके मुंह अगर खुला तो फिर भूचाल आ जाएगा। जब एक न्यूज चैनल ने उनसे इस पर मुंह खोलने को कहा तो फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े नेता और छोटे नेता दोनों हैं और दोनों के ही विचार अलग हैं। यहाँ बड़े नेता अलग बात करते हैं और छोटे वालों को पता नहीं रहता है कि उनके शीर्ष वाले क्या सोचते हैं। मुकेश सहनी आगे कहा कि बीजेपी के छोटे नेता को केवल अपनी कुर्सी से मतलब रहता है, जबकि बड़े सोचते हैं कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। यह छोटे नेता बहुत कुछ बोल देते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। उन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग को लेकर के कहा कि उस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी में भी बहुत सारे नेता से अच्छे संबंध है, बहुत सारे से नहीं है, तो फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि साल 2020 से देख रहे हैं कि चाहे बात महागठबंधन से बाहर निकलते की हो या फिर एनडीए की हो, जब मेरे साथ ही गलत हुआ है, मैंने कभी किसी को गलत नहीं कहा है। जब वही तेजस्वी यादव ने पहले कहा था कि मुकेश सहनी की बीजेपी से सेटिंग है, इस पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी उनके छोटे भाई की तरह है, इन बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। दोस्तों बात करेंगे कि नीट यूजी 2023 की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है, जब देश में 6 नए मेडिकल कॉलेज ओपन करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें करीब 600 से अधिक सीटों पर मेडिकल स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने 6 नए मेडिकल कॉलेजों को LOP जारी कर दी है। जब कमीशन के इस कदम के बाद देश भर में MBBS की सीटें 1 लाख के पार पहुंच जाएगी। आपको बता दूं कि ये 6 नए मेडिकल कॉलेज असम और आंध्र प्रदेश में खोले जाएंगे। असम में 2 और आंध्र प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा के पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार सरकार पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने बिहार के बजट पर कहा कि बिहार में संसाधन ही नहीं है, कर्मचारी को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार पर सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार पर खतरा नहीं, वास्तविकता है। जहाँ कोई परिवार कानून के ऊपर नहीं है, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों पर भी जम करके सराहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में किसानों को कुछ नहीं मिलता है, जो भी राशि किसानों के लिए भेजी जाती है वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। प्रखंड स्तर पर कर्मचारी दलाली कर लेते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है। जब वहीं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक बटन दबा करके देश के 8 करोड़ किसानों के खाते में एक साथ 16,000 रुपये हस्तांतरण कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही को लेकर के अब बेहद सख्त दिखाई दे रहे हैं। जब बुधवार को बिहार विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में ये संकेत दिए हैं कि अगर
स्कूलों में शिक्षक लापरवाह दिखेंगे तो फिर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जीविका दीदियों को उन्होंने बड़ा पावर खुल करके दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को बताया है कि सरकार शिक्षकों की संख्या और फिर मानदेय में भी वृद्धि करने पर विचार कर रही है। पहले शिक्षकों को 4000 मानदेय दिया जाता था, जो अब बढ़ करके चला गया है। उन्होंने बताया है कि जीविका दीदियों से स्कूल जाकर के पढ़ाई को देखने का निर्देश दिया गया है। अगर किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिर मोबाइल से इसकी सूचना सीधे जिलाधिकारी को देने को कहा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को बताया है कि किसी इलाके में गरीबी के कारण कोई बच्ची पढ़ाई में असमर्थ है तो फिर विधायक इसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी को देकर के उसकी एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज देंगे। इस पर सरकार उन बच्चियों के शिक्षा की व्यवस्था करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर जिलों का भ्रमण कर रहे थे तो फिर इस दौरान जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकारी शिक्षकों से जुड़ी अहम बातें कही थी। उन्होंने जीविका दीदियों को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए कहा था कि वे अपने अपने इलाकों में जाकर के सरकारी स्कूलों का जायजा जाकर देखें कि पढ़ाई स्कूल में हो रही है या नहीं। अगर शिक्षक पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं तो फिर उसकी एक वीडियो बना लें और फिर वीडियो को भेज दें डीएम साहब के बाद। वीडियो उस क्लिप को डीएम साहब को भेज देंगे। जी हाँ, शिक्षकों का वेतन तक उसी से तय होगा कि इसे जारी करना है या नहीं। जैसे सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर शिक्षक पढ़ाई करेंगे तो फिर उन्हें वेतन मिलेगा और फिर नहीं पढ़ाई करेंगे तो उन्हें वेतन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वेतन रोक दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा बजट सत्र का कल चौथा दिन था। कल के दिन शुरुआत के साथ ही बीजेपी काफ़ी हमलावर रही, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भाजपा के नेता के तरफ से विधानसभा के वेल में पहुंच करके हंगामा किया गया। इतना ही नहीं, एक बार फिर से भाजपा की तरफ से विरोध जताते हुए रिपोर्टिंग टेबल पलट दिया गया और कुर्सियां फेंक दी गई। इसके बाद भाजपा के विधायक के सदन से वॉकआउट कर दिया गया। इसके बाद सदन के बाहर आकर विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु के अंदर जिस तरीके से बिहारी लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार का मुख्यमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री और फिर उस उप मुख्यमंत्री दोनों सदन के अंदर तक नहीं आए हैं। जहाँ इसको लेकर के जब हम लोगों ने सदन में जवाब मांगा तो फिर कोई जवाब देने को तैयार भी नहीं हुए। इसके अलावा विजय सिन्हा ने कहा कि जब हम लोग इसका जवाब लेने के लिए आसन पर बैठे स्पीकर से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन वे सदन को ऑर्डर में लिए बिना जबरदस्ती सदन चलाने का नाटक कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। हम लोग आज बेरोजगारी के मसले को लेकर के कार्य स्थगन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन सरकार में बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि मौजूदा दौर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल ज़्यादा घरों में देखने को मिलता है। एलपीजी गैस सिलेंडर की मदद से खाना तेज़ी से बनता है और फिर लकड़ी के चूल्हे की अपेक्षा प्रदूषण भी कम फैलती है। सिलेंडर हमारे काम को ज़रूर आसान कर देता है, लेकिन इसकी देखरेख ठीक से करना भी ज़रूरी है, वरना सिलेंडर फटने की वजह से कई बड़ी जानलेवा दुर्घटनाएँ देखने को मिलती है। जहाँ सिलेंडर बनाने वाली कंपनियाँ इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वे जो सिलेंडर लोगों तक पहुँचा रही है वह बेहद सुरक्षित हो। सुरक्षा को देखते हुए सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर छोटे छेद किए जाते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं यही छेद। तो क्या आपको पता है कि ये किस तरह आपको सुरक्षा देता है? जैसे आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर खरीद लीजिए, सिलेंडर के नीचे रिंग वाले हिस्से पर आपको छेद जरूर नजर आएंगे। इनका काम सिलेंडर के तापमान को नियंत्रण करना होता है। कभी कभी सिलेंडर का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, तब इस छेद का काम हवा को पास करने का होता है, जिससे सिलेंडर का टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है। आम भाषा में कहें तो फिर ये छेद किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक देता है। इसके अलावा आपने ज़्यादातर सिलेंडर को लाल रंग में रंगा हुआ देखा होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ज़्यादातर सिलेंडर को इसलिए लाल रंग से रंगा जाता है ताकि उसकी दूर से ही पहचान की जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिससे आप अपना खाना पकाते हैं वह एलपीजी गंधहीन गैस होती है, लेकिन फिर भी इसमें बदबू के लिए एथिल मरकैप्टल मिलाया जाता है, यानी कि इस गैस में गंध नहीं होता है। जब गंध के लिए कोई केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से ये गंध होता है। जी हाँ, उस केमिकल की वजह से गैस में बदबू होती है। इस खास एलिमेंट की वजह से गैस के लीकेज का पता चलता है और कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। जी अगर मान के चले गैस में कोई गंध नहीं होगा तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि गैस लीकेज हो रहा है, और जिससे
बड़ा हादसा हो सकता है। जब इस केमिकल को मिलाया जाता है तो फिर गैस से बदबू आती है, तब आपको पता चलता जाता है कि तुरंत की गैस लीक हो रहा है और आप उसको फिर तुरंत आगे की कार्रवाई करने के लिए जुट जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामले को देखते हुए पशुपालन विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्य पशु चिकित्सक ने जिले के सभी ब्लॉकों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन करके पक्षियों की डेली रिपोर्ट देने को कहा है। पड़ोसी राज्य झारखंड में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर जिले में भी मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी ने अलर्ट जारी कर दिया है। सीमांचल में अब तक तो बर्ड फ्लू का एक भी मामला सामने नहीं आया है। यहाँ के पशु पदाधिकारी ने कहा है कि हमें सतर्क रहना होगा। मुर्गी और पक्षियों के रखने के दौरान साफ सफाई को लेकर के अलर्ट रहें। जब हम जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे उतना ही बर्ड फ्लू से बचा जा सकता है। बर्ड फ्लू की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट रहना ही हमें बचा सकता है। डॉक्टर ने बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट रहने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं से भी किसी तरीके का कोई भी मामला सामने आता है तो फिर तत्काल विभाग को सूचित करें। यह डिपार्टमेंट भी अपने स्तर से लगातार इस इलाके का दौरा करके हालात की समीक्षा कर रहे हैं। यह विभाग की ओर से ये निर्देश मिला है कि रोजाना इससे संबंधित रिपोर्ट भेजी जाए। हम डेली बिहार सरकार की रिपोर्ट भेज रहे हैं। यदि कहीं कोई भी केस सामने आता है तो फिर तत्काल इसकी जानकारी दी जाए। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी एक बार फिर से अपने बयान को लेकर के विवादों में हैं। कटिहार में जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग बुलडोजर लेकर के पागलों की तरह हमारी मस्जिदों को तलाशते हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों की ज़मीन हमारे बाप दादा ने दी है, ज़कात के पैसे से मदरसा बनवाए हैं। इस दौरान उन्होंने उलेमाओं से होश में आने की बात कही है। कटिहार में अपने भाषण में रसूल बलियावी ने कहा कि मदरसों की ज़मीन मेरे बाप दादा ने दी है। हमने हुकूमत के ख़जाने से मस्जिद नहीं बनाई है, या हमने हुकूमत के पैसों से मदरसे नहीं बनाए हैं। हमने ज़कात के पैसे से मदरसे बनाए हैं, या हमने दामन फैला करके मदरसे बनाए हैं। जो इमारतें आज हमारी खड़ी है, हमने सीमेंट की बोरियां मांग करके मस्जिदें बनाई हैं। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोगों का बुलडोजर आवारा पागल की तरह हमारी मस्जिदें तलाश कर रहा है और अब कागज़ ढूंढा जा रहा है। अपने उलेमाओं से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी भी होश में नहीं आए तो फिर लाशें तो रहेगी, लेकिन कफन उड़ाने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खान सर के नाम से जाने जाने वाले फैजल खान इन दिनों अपनी शादी को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। जहाँ हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की है। इंटरनेशनल टीवी शो द कपिल शर्मा शो में कपिल शर्मा ने उनसे यही सवाल किया था कि आपने शादी क्यों नहीं की। उन्होंने अपने फैंस को इस बात के लिए टाल दिया। दरअसल उनके बारे में आपको बता दें कि खान सर एक शिक्षक हैं और फिर बिहार में युवाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की। अगर खान सर के फॉलोअर्स की बात की जाए तो फिर उनके यूट्यूब चैनल पर 17 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। खान सर उर्फ फैजल खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने एक बहुत ही छोटे घर और फिर परिवार में रह करके पढ़ाई की है। कई ख्वाहिशें को मार करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। जब बच्चों की पढ़ाई को लेकर के काफ़ी चिंता है। या सुबह से लेकर के रात 2 बजे तक बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया है कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर जवाब में उन्होंने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हूँ। इससे फैंस को भी अब आइडिया लगा लेना चाहिए। खान सर ने कहा है कि एक शिक्षा के माध्यम से हास्य बना करके कुछ रोचक बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने शिक्षा में हास्य को जोड़ा और बच्चों को पढ़ाने लगा, ताकि हास्य के साथ बच्चे बोर ना हो और पढ़ाई में मन लगा करके पढ़ते रहें। उन्होंने कहा है कि बिहार में सबसे कम फीस में बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता है। साथ उन्होंने कहा है कि हमने शिक्षा केंद्र में अपनी कक्षाओं की फीस घटा करके 7,500 रुपये कर दी है। हमारा मकसद है कि अंतिम पंक्ति के बच्चों को शिक्षित करना है। खान सर ने द कपिल शर्मा शो में बताया है कि उनके शिक्षा केंद्र में एक लड़की मेरे पास आई और फिर कहा है कि सर कृपया मेरी क्लास को सुबह कर दीजिए। जब मैं छात्रा से पूछा है कि बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो, तो इस बात पर पलट करके बिटिया ने कहा है कि मैं किसी घर में बर्तन धोने का काम करती हूँ। बिटिया के शब्द सुनकर के मेरा दिल टूट गया। उन्होंने अपने शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाली बेटी की कहानी सुना करके द कपिल शर्मा शो के साथ शो में अन्य लोग भी भावुक हो गए। खान सर की ये कहानी आजकल सोशल मीडिया पर भी खूब तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के सभी भूमिहीनों को इसी साल वासड़ हित भूमि दी जाएगी।
जहाँ ऑपरेशन बशेरा के तहत कॉलोनी बसाकर की रोशनी सहित अन्य व्यवस्था की जाएगी। इसमें भूमिहीनों को 3 और फिर 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी, यानी कि जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको सरकार के द्वारा ज़मीन दिया जाएगा घर बनाने के लिए। इसके साथ ही बाज़ गीत पर्चा वालों को दखल मिला या नहीं, इसका आकलन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने प्रोफेसर नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न के जवाब में सदन में बुधवार को ये बातें कही है। इस प्रश्न के पूरक में जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने प्रस्ताव रखा है कि वासर हित भूमि की उपलब्धता गरीब स्वर्णों के लिए भी होनी चाहिए। जब मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी, जिसके बाद अब स्वर्ण कैटेगरी से आने वाले गरीब और फिर भूमिहीनों को भी इसमें आस दिखने लगी है। आपको बता दूं कि पिछले साल ही सरकार की ओर से मंत्री आलोक मेहता ने कहा था कि बिहार के सभी भूमिहीनों का सर्वे कराया जाएगा और जिलेवार इसकी सूची तैयार की जाएगी। मंत्री ने बताया था कि प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगा करके जमीन का पर्चा थमाया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर एक बार फिर से जोर लगाएं। जहां अगर ये दर्जा मिल जाता है तो फिर बिहार पिछड़े राज्यों की सूची से निकल करके विकसित राज्यों में सम्मिलित हो जाएगा। वे बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन्हें देश के लिए काम करने का अवसर मिला है उन्हें विकसित राज्यों में काम करने का अनुभव है। यह आवश्यकता इस बात की है कि बिहार सहित देश के अन्य पिछड़े राज्यों के विकास के लिए विशेष उपाय किए जाए। राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल के मामले में 12वीं और फिर जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय करों में हिस्सा राज्यों का अधिकार है, लेकिन ये समय पर नहीं मिल पाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक उनकी बात नहीं सुनते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि मेरा बतवा तो सुन लीजिए, सत्ता पक्ष के विधायक मेरी बात सुनते ही नहीं है। किसानों को बिजली के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने सदन के अंदर मौजूद विधायकों के आपस में बात करने पर टोकते हुए कहा कि अरे मेरा बात तो सुन लीजिए। जब विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने हाल ही में समाधान यात्रा की है, लगातार समीक्षा बैठक भी की है। जहां कहीं भी कमी नजर आई जहां उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी विधायकों से कहा कि यदि कोई बच्ची को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आ रही है तो फिर इस बात की सूचना तुरंत मुझे दें और लोकल लेवल पर डीएम को इसकी सूचना दी जाए। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी विधायकों से कहा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू करने पर फैसला लिया जा रहा था तब बीजेपी के साथी भी सदन में मौजूद थे। जब विधानसभा में भी सभी ने शराब को हाथ नहीं लगाने की शपथ ली थी। बीजेपी विधायकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिल जाता तो फिर बेहतर होता। एक बार फिर से सब लोगों से आग्रह करते हैं कि सब कोई मिलकर के प्रयास करें। दोस्तों, बात करते हैं कि जदयू से अलग होकर के अपनी नई पार्टी गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार को कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहां खड़ा रहूंगा। नीतीश कुमार को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को मोतिहारी में फिर से कहा है कि राजद के साथ जाने का नीतीश का फैसला गलत है, जहाँ वे इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार को कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ खड़े रहूँगा। नीतीश कुमार को कभी खून की ज़रूरत पड़ेगी तो भी मैं सबसे पहले आगे खड़ा रहूँगा। लेकिन जिस लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने आवाज़ उठाई हुए उन्हीं के साथ चले गए। इसका विरोध हम करते रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन है, जहां कल चौथे दिन भी इसकी शुरुआत हंगामे के साथ हुई थी, जहां सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो गई। उससे पहले ही भाकपा माले ने सदन के बाहर पोस्टर लेकर के बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए, यह साथ ही कार्रवाई की मांग की है। भाकपा माले के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय सरावगी के बयान को लेकर के सदन के अंदर भी हंगामा किया गया। CPI-ML विधायक महबूब आलम के खिलाफ बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बयान को लेकर के CPI-ML के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर के हंगामा किया। CPI-ML के विधायकों की मांग है कि बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने जिस तरीके से उनके नेता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बयान दिए हैं, या उन पर अविलंब कार्रवाई की जाए। या सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया, जिसका जवाब में ये कहा गया है कि कार्रवाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी ने इस मामले में कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के खिलाफ CPI-ML के विधायक महबूब आलम ने टिप्पणी की थी, यही कारण है कि किस प्रक्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने भी महबूब आलम के खिलाफ टिप्पणी की है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को देश भर में बिजली क्षेत्र में एक राष्ट्र एक बिजली शुल्क नीति की अपनी मांग को दोहराया है और कहा है कि बिजली की कीमतों में समानता लाने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक समान बिजली दर होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक बिजली शुल्क के बारे में सोचना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा है कि हर राज्य देश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। राज्यों की रचनात्मक भागीदारी के बिना देश के समावेशी विकास के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। जब मैंने पहले भी कहा कि देश में वन नेशन वन पावर टैरिफ होनी चाहिए। कुछ राज्य केंद्र सरकार की उत्पादन इकाइयों से उच्च दरों पर बिजली क्यों खरीद रहे हैं। बिहार विधानमंडल के संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार के बिजली उत्पादन संयंत्र से अधिक दर पर बिजली मिलती है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एक समान बिजली दर लागू होनी चाहिए और केंद्र सरकार को एक राष्ट्र एक बिजली शुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग को भी दोहराया और कहा कि पिछड़े राज्य की अनदेखी के लिए केंद्र की भाजपा की नीति सरकार की आलोचना भी की है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऊपर। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो अभी आप क्लिक कीजिए और पेज को फॉलो कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।